नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। बच्चा आज हम लोग करेंगे अपना जो डेली का क्लासेस चल रही है पॉलिटी की। आप सभी को पता है, जिन लोगों को नहीं पता अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल आपको पॉलिटी क्लासेस पढ़ाई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाता है जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो आलमबाग, लखनऊ के आलमबाग में आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप सभी लोग मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर लें। उसके पहले आने के पहले 8318781729 पे, यानी आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा कैसे, कहां से कैसे आना है। और आप बिल्डिंग में आइए, आप इंक्वायरी कीजिए। 2 दिन की आपकी डेमो क्लास होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास ज्वाइन करें, वरना आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक, यही हम पढ़ाने आए हैं तुम्हें। ठीक है, तो खैर चलो देखो, ये तो ऑफलाइन के बैचेस, यानी कि अब आपको ऑनलाइन बैचेस के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी जो फीस होगी बहुत ही कम रखी जाएगी, यानी जो मार्केट में जितनी भी फीस है उससे कई गुना कम होगी। ठीक है, कई गुना मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, उससे बहुत कम होगी और हर गरीब बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक है, हर गरीब बच्चा पढ़ पाएगा। बस उससे इतना ही लिया जाएगा ताकि हम अपने बिल्डिंग का रेंट निकाल पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां पे बिल्डिंग रेंट पे लिए हैं, उस बिल्डिंग का रेंट निकाल पाए और अपने यहाँ पे जो 2-3 कर्मचारी रखे हुए हैं उनकी सैलरी निकाल पाए। बस इससे ज्यादा बहुत नहीं। लेकिन हाँ, हर इंडिविजुअल में पूरी मार्केट में सबसे कम फीस रखी जाएगी और गुणवत्ता आपको वही मिलेगी जो पूरी मार्केट में कहीं नहीं। ठीक है, यानी सबसे बेस्ट गुणवत्ता मिलेगी पढ़ाई की, लेकिन फीस भी सबसे कम होगी। क्योंकि मुझे पता है कि गरीब बच्चा किस तरीके से तैयारी करता है, मैं भी उसी कंडीशन से गुजरा हूं। तो मुझे हर इंसान का दर्द पता है, हर बच्चे का, हर माँ बाप का, किस तरीके से बच्चा शहर में आके सर्वाइवल करता है, एक दिन की रोटी कम खाता है कि ताकि अगले दिन बुक्स या नोट्स खरीद सके, फोटो कॉपी करा सके, कुछ भी कई तरीके समस्याएं होती, वो सब चीजें मैंने देखी हैं, उनको मैं महसूस करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की जाएंगी सबसे कम फीस के साथ साथ स्टार्ट की जाए, और आप सभी का प्यार और स्नेह चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी का प्यार और स्नेह जिस तरह ऑनलाइन में दिया इसी तरह ऑफलाइन में भी देंगे। तो देखो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे अपने इस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में। देखो बच्चा, पहले हमें जानना है मौलिक अधिकार क्या है, शब्द क्या है मौलिक। तो देखो बच्चा, आपने कोविड के टाइम पे एक शब्द सुना था, इसेंशियल, यानी महत्वपूर्ण, आवश्यक, महत्वपूर्ण हम समझे, यानी इसके बिना हमारी लाइफ सर्वाइव ही नहीं हो सकती है। उसी तरह हमारे संविधान ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। हर भारत के नागरिक के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों को लेकर हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो संविधान में फंडामेंटल राइट की बात है कहां से आई, किस तरह विचार हुआ, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब छोटे से लेकर, बेस से लेकर हम अपर लेवल तक जाएंगे। यानी हम वनडे एग्जाम दे, मतलब किसी भी ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर ग्रुप ए के एग्जाम तक की बात करेंगे और हर बेस को बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई, जो मौलिक अधिकार है बच्चा, इसका मतलब समझ में आया कि यानी हमारी लाइफ के लिए मौलिक अधिकार होना आवश्यक उतना ही जरूरी है जितना हमें जीने के लिए खाना और पानी की जरूरत है। ठीक है, आप अगर स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं तो आपके पास मौलिक अधिकार होना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जीवन में खाना और पानी। ठीक है, तो चलिए देखो बच्चा, जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो संविधान जब हमारा बन रहा था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दें प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास कर रहे हो तो हमें लगता है कि हम अपनी बात तुम्हें समझाने में समर्थ हैं। ठीक है, तो पिछली जो 10 क्लासेस हैं उनको भी देख लो, तो अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो फिर मुझे लगता है कोई एग्जामिनर तुम्हें दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलो, तो देखो बच्चा, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारी संविधान में जब मौलिक अधिकारों के लिए समिति गठित की गई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सीधी सी बात, मौलिक जो अधिकार थे बच्चा, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चा? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बच्चा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम इनको लिख दे रहे हैं सरदार पटेल जी। ठीक है,
यानी सरदार पटेल जी मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा एक इसकी उप समिति भी बनती है, उसको भी मैंने जब समितियां पढ़ाई थी उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे मेन बात समझनी है, मौलिक अधिकार जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरदार पटेल जी। यानी सरदार पटेल की निगरानी में ही मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जब सरदार पटेल जी की अध्यक्षता दी गई तो इन्होंने क्या किया, यानी हमारे जो संविधान के लोगों थे, यानी जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार की बात को अडॉप्ट कर लिया। यानी सीधी सी पता चली कि हमने मौलिक अधिकारों को कहां से लिया, किस देश के संविधान से स्रोत से लिया, तो कहां से लिया? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा संविधान है कई देशों के संविधानों से अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि लगभग 60 देशों के संविधानों से हमारे देश का संविधान बनकर तैयार होता है और हमारा देश का संविधान विश्व प्रख्यात है। और फंडामेंटल राइट जो हमने कहां से लिए बच्चा? यूएसए से लिए। लेकिन आपको बता दें यूएसए के संविधान में जो फंडामेंटल की बात कही गई उससे कई गुना ज्यादा अपना जो फंडामेंटल राइट है वो अच्छा है, विश्व प्रख्यात है। ठीक है, इनकी कई सारी चीजें हैं, कई सारी अच्छाइयां हैं जिनके बारे में अच्छे से जानेंगे। एक एक आर्टिकल जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्या क्या है। यानी सीधी सी बात है, जिस देश के संविधान से हमने खुद अडॉप्ट किया उससे हमने अच्छा बनाया। यह क्या सिखाता है? हमारे भारत के नागरिकों में इंटेलिजेंट को दिखाता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात समझ में आई। उसके बाद जब पटेल जी ने क्या किया, जब इसकी बनने लगे तो इसके कई सारे समस्याएं आई। तो उन सारी समस्याओं को समाधान करते हुए जब हमारी जो फंडामेंटल राइट्स बनी तो उसमें बच्चा कई सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, उन विशेषताओं को अगर हम एक पॉइंट वाइज से देखें तो क्या होगा, हमें आसानी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना होगा जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक और नाम जो है बच्चा वो क्या नाम है? मैग्ना कार्टा। यानी भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का बच्चा मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। यानी भारत का मैग्ना कार्टा बच्चा किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों को भारत का फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक निहित है, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। किस भाग के अंतर्गत? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी दूसरी बात हमने क्या समझा कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में फंडामेंटल राइट की बात कही गई, तो 12 से 35 के बीच में। और तीसरी बात हमने क्या समझा, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यह तो था मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार की जो समितियां थी उसके प्रमुख कौन थे। अब इसके बाद हम इसके एक पॉइंट वाइज के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसकी विशेषताएं जानते हैं। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद 12 और 13 में क्या कहा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 14 से लेकर 35 तक क्या कहा गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चा एक एक करके जानते हैं पॉइंट वाइज के माध्यम से कि इसकी प्रकृति क्या, कहने का मतलब इसका अर्थ क्या है, ये हमारी खासियत क्या देती है, क्या क्या बातें हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। देखो बच्चा, इसकी जो पहली विशेषता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी? नकारात्मक है। नकारात्मक इसकी प्रकृति मतलब, नकारात्मक इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, आप सभी को पता है कि राज्य प्रमुख होता है, तो राज्य प्रमुख होता है, लेकिन ये राज्यों पर जो अधिनायकवादी सत्ता है उस पर भी अंकुश लगाती है। अधिनायकवादी सत्ता का मतलब यह है कि कोई राज्य चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट को एबोलिश नहीं कर सकता है, यानी फंडामेंटल राइट को आपका एबोलिश नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ टर्म कंडीशन हैं, कुछ इसके अपवाद हैं, उनको छोड़कर। वो अपवाद क्या है उनको हम बात करेंगे। जैसा कि वो अपवाद हो गया वित्तीय आपातकाल, वो अपवाद हो गया आपका राज्य में जब आपातकाल लगता है, और वो अपवाद हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उस दौरान आपके कुछ फंडामेंटल राइट को एबोलिश किया जा सकता है, कुछ चीजों को एबोलिश किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले
कभी भी राज्य आपके फंडामेंटल राइट को एबॉलिश नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। दूसरी बात क्या बताई गई? यह विधि योग्य वाद्य है। यानी अगर ये विधि योग्य वाद्य का मतलब क्या है? इस पे आपके अधिकार है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट एबॉलिश हो रहे हैं, यानी आपके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो आप उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अगर आप सीधी सी भाषा में कहें, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 यानी 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आप उसके 226 के तहत हाई कोर्ट में। अब इसमें यह नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जहां जाना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी ये छूट मिली है। इसीलिए बताया गया कि हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल राइट की बात कही है विश्व प्रख्यात है, इसीलिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं जा सकते? अब ये क्या होता है कि कभी कभी जात धर्म भेदभाव के अकॉर्डिंग, लिंग के आधार पर ये जो सारी चीजें हैं, इसलिए संविधान में हमारी ये बातों को निहित किया गया। जात धर्म का मतलब लिंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर। देखो, मान लो किसी कोई काला है कोई गोरा है, तो कोई ये नहीं कह सकता ओ काले धरा, ओ गोरिये धरा, कोई ये नहीं कह सकता ओए रे गधा इधर आ। मतलब ये आपकी पर्टिकुलर आपके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा? हनन हो रहा है। और आप इसके तहत सीधे कहां? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, यानी विधि योग्य वाद्य का मतलब समझ में है। तीसरी बात क्या बताई? सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। अच्छा, तीसरी बात इसकी क्या बताई? सामाजिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना। अभी जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मैंने पहले ही बताया कि किसी देश को अगर आपको फंडामेंटल राइट है तो आपको सामाजिक और राजनीतिक न्याय तो मिलना ही मिलना है। और संविधान में एक भारत के नागरिक को क्या क्या मिलता है? संविधान के अनुसार एक भारत के नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्थित किया गया है। तो वही चीज फंडामेंटल राइट भी दिलाता है। आप बताओ, सामाजिक न्याय आपको मिला कि नहीं मिला? अगर आपको समाज में कोई काला गोरा के भेद के अनुसार करा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। बचा राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक का न्याय का मतलब यह है, अगर आपके सामने जो आपको प्रावधान सजा की है, वही प्रावधान सजा विधायक साहब को है, वही प्रावधान सजा सांसद जी को है, सबको वही चीजें हैं। तो यह नहीं कि कोई पैसा वाले आर्थिक स्थिति में ज्यादा मजबूत हो तो उसको कम सजा, कोई आर्थिक स्थिति में कमजोर है तो उसको ज्यादा सजा, ऐसा कोई। यानी आपको सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है फंडामेंटल राइट। करता है कि नहीं करता है? ये तो थी इसकी क्या थी? कुछ विशेषताएं थी। इसकी क्या थी? कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगी उनकी विशेषताएं और बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनको आपको अपने दिमाग में बिठा के मेंस आंसर राइटिंग लिखना है, जो मेंस आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें आप इन 3 शब्दों को आप विस्तार से अपनी भाषा में और आसानी भाषा से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या कहा गया, तो उन सब के बारे में जानते हैं। तो उन सब के बारे में जानने से पहले अभी हम ये जानेंगे कि जो हमारे यहाँ संविधान है, इसमें फंडामेंटल राइट है, तो वो कितने फंडामेंटल राइट हमें देता है। यानी संविधान जो है हमारा, उसमें मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो कितने मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। तो देखो बच्चा, जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस समय कितने थे? 7 थे। यानी जब संविधान बना उस समय बच्चा बनकर तैयार हुआ, उस समय कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान समय में 6 हैं। वर्तमान समय में 6, यानी वर्तमान समय में बच्चा कितने हैं? 6। जो वर्तमान समय में बच्चा कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब पूछो एक कहाँ गया? तो एक जो था संपत्ति का अधिकार, जो आपका 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार,
वो संविधान की 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा। कब बच्चा? मैंने पढ़ाया था अमेंडमेंट की जब सीरीज पढ़ा रहे थे, 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1978 के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। और इस यानी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू, इसको हमने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये देख लो भैया स्पेलिंग सही है गलत वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी ये जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या इसको हटा दिया और इसको आर्टिकल 301 के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत बच्चा कैसा बना दिया, विधिक यानी कानूनी बना दिया। आप कानूनी तौर पे ले सकते हैं, विधिक नियम हो गया, लेकिन आपका यह नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट है आपका। सीधी सी भाषा में ये संपत्ति का अधिकार है क्या, तो सीधी सी भाषा में ऐसे समझो, जो आपके पूर्वजों ने संपत्ति बना के रखी है, आप उसमें आपका अधिकार नहीं है, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ आप कानूनी रूप से उसको ले सकते हैं। आपके लिए कानूनी रूप से लेने के लिए आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन आपका ये फंडामेंटल राइट है कि ये नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको दिया ही जाए। समझ में आया? यानी आपका संपत्ति का जो अधिकार है कैसा है, अधिकार है, कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब वर्तमान समय में यानी जो 7वां था इसको राइट टू प्रॉपर्टी, इसको सरकार ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हमने हटा के क्या बना दिया, विधिक यानी कानूनी बना दिया। किस आर्टिकल 300A में रख दिया, यानी 300A में इसको क्या रख दिया गया, विधि रख दिया गया, ठीक है। अब देखो वो जो 6 हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। पहला क्या है बच्चा, समानता का अधिकार। पहला क्या है बच्चा, समानता का अधिकार, जो किस अनुच्छेद में है, 14 से लेकर 18 में, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने से कितने तक है बच्चा, यानी दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर आपको बच्चा 22 तक है। तीसरा है बच्चा आपका, तीसरा बच्चा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो अभी नोट्स बनाते चलो, एक एक शब्द का हम एहसास कराएंगे क्या है कैसे क्या, एक एक शब्द का मतलब बताएंगे, अभी नोट्स बनाते चलो। यानी तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बच्चा क्या है 23 और 24 में है, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। उसके बाद बच्चा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 23 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये किसमें है बच्चा, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 में है। उसके बाद बच्चा आपका जो 5वां है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किसमें है बच्चा, ये है आपका 29 और 30 में, 29 से लेकर 30 में है। और आपका जो अंतिम 6वां है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें है बच्चा, उपचारों का अधिकार। बच्चा ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद क्या है बच्चा, अनुच्छेद 32 के तहत। अब पूछो भैया अनुच्छेद 31 कहाँ है, तो भैया पहले ही बता दिया, जो आपको संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाकर उसको निरस्त कर दिया गया, यानी उसको हटाकर कहाँ 300A में भेज दिया गया और उसको कानूनी बना दिया। यानी बच्चा जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने हमें दे रखे हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में देखा। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक,
उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, उसके बाद सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार वो क्या है 29 और 30 में है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यानी इन सारी समस्याओं का जो समाधान है, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको क्या बताएगा, जो संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ से आप अपने फंडामेंटल राइट को जो हनन हो रहा था उसके खिलाफ आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये था, ठीक है, ये था जो 6 थे, यानी वर्तमान समय में जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की, किस किस आर्टिकल से किस किस आर्टिकल के बीच में है। अब हम जानेंगे बच्चा जो अनुच्छेद 12 और 13 है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और उसके बाद जब संविधान मौलिक अधिकार का पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है इसमें 2 से 3 लेक्चर लेने पड़ जाएं, जो से 2 से 3 लेक्चर लेने पड़ जाएं, इसलिए आज के हम अनुच्छेद में सिर्फ 12 और 13 के बारे में जानेंगे, उसके बाद 14 से लेकर 18, उसके बाद ऐसे सीक्वेंस में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं बच्चा 12 अनुच्छेद में क्या कहा गया। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या आता है, इसमें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा दी गई, यानी राज्य की परिभाषा, यानी सीधी सी बात है, जो संविधान है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें जो राज्य की बात की गई, आर्टिकल 12 में जो राज्य की बात की गई, इसका अर्थ है संघ, क्या है संघ, ठीक है, संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, और आपका स्थानीय सरकार, और इसके साथ साथ जो संवैधानिक समितियां हैं, संवैधानिक समितियां और विधिक समितियां, यानी जो कानूनी रूप से, जो लीगल रूप से बनाई गई हैं, उन सब के जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग, यानी सीधी सी भाषा में, एक आम भाषा में क्या है, तो जो राज्य की परिभाषा बताई गई वो क्या बताई गई, राज्य की परिभाषा में इसमें बताया गया संघ भी शामिल होगा, संसद भी शामिल होगा, राज्य विधानमंडल भी शामिल होगा, स्थानीय सरकार भी शामिल होंगी, संवैधानिक जो समितियां वो भी शामिल होंगी, उनके सदस्य शामिल होंगे, जो विधिक रूप से संविधान में बनाए जाएंगे, जो अमेंडमेंट करके समितियां बनाई जाएंगी, उनके सदस्य जो प्रतिनिधि हैं उन सबको शामिल किया गया। यानी राज्य की परिभाषा में क्या बताया गया है, राज्य का मतलब एक यही बताया गया, सबसे बड़ा राज्य की परिभाषा में ये सारी चीजें शामिल होंगी, यानी जो संघ से लेकर विधिक प्रतिनिधि तक जितनी सारी चीजें हैं राज्य की परिभाषा में हैं। उसके बाद अनुच्छेद बच्चा क्या आता है, उसके बाद बच्चा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद क्या आता है बच्चा, अनुच्छेद आता है बच्चा 13, उसके बाद अनुच्छेद क्या आता है बच्चा, अनुच्छेद आता है 13। अनुच्छेद 13 में यही बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या बच्चा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मानी जो मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका हनन हो रहा है, जो मौलिक अधिकार हैं अगर इनको अल्प किया जा रहा है, यानी अल्पीकरण किया जा रहा है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का अगर अल्पीकरण हो रहा, ठीक है, अल्पीकरण हो रहा है किसी विधि द्वारा अल्पीकरण हो रहा है, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, संसद ने मान लो पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे प्रत्येक भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जो कानून होगा स्वतः जीरो हो जाएगा, यानी स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी सीधी सी बात बताया गया है अनुच्छेद 13 के द्वारा यही बताया गया, जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार ही रहेंगे, क्योंकि शक्ति दी गई है कि संसद ये नहीं कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर ले। अगर ऐसी कोई कानून
ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई नियम बनेगा तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और इस कंडीशन यानी आर्टिकल जो 13 है ये क्या बताता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बने रहेंगे, संसद इस पर कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, संसद इस पर कोई कानून नहीं बना सकती जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो। जब तक वो मौलिक अधिकार, वो जो कानून है सुधरेगा नहीं, तब तक वह स्वतः शून्य रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? 12 में क्या? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में ये सारी चीजें समाहित हैं। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार का अगर अल्पीकरण हो रहा है, यानी मौलिक अधिकार का अल्पीकरण हो रहा है किसी विधि द्वारा, यानी उसको समाप्त किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, तो वो जो विधि होगी, वो जो कानून होगा, जो अधिनियम होगा, स्वतः शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए यह कानून पहले से ही बना के रखा है। यानी अनुच्छेद में पहले से ही बता दिएगा, अनुच्छेद 13 में, कि जो भी संसद होगी वो मौलिक अधिकारों को घटा या समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे की जितनी बात है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यानी समानता का अधिकार क्या है, क्रीमी लेयर क्या था, कई सारी विवादित है, आरक्षण क्या था, कैसे कैसे, वैसे कई सारी विवादित चीजें हैं जिनको हम आसानी से एक एक करके समझेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत।